को कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस करवाया? आउसबेल ने कराया। मीनिंगफुल लर्निंग थ्योरी या थ्योरी ऑफ सेंस परसेप्शन। सेंस परसेप्शन क्या है? हम जो अपने सेंसेस से मालूमात लेते हैं उनको परसीव करना। हमने पहले से सुना हुआ है जी, किसी चीज़ के बारे में जाना हुआ है, पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है, अब टीचर पूछ रहा है तो हम सारे उसको अपने जो हमारे सेंसेस से इंफॉर्मेशन आई हुई है हम उसको परसीव कर सकते हैं, अंडरस्टैंड करके टीचर के साथ अपने व्यूज शेयर कर सकते हैं। दैट इज सेंस परसेप्शन। इसी को मीनिंगफुल लर्निंग थ्योरी कहा जाता है। आउसबेल कहते हैं कि लर्निंग आपकी उस वक्त बेहतरीन और मीनिंगफुल होती है जब आप प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज के साथ लिंक करते हैं। तो यानी कि सादा अल्फाज में हम यूँ समझें इसको कि ग्राफिक ऑर्गेनाइजर और मीनिंगफुल लर्निंग थ्योरी या थ्योरी ऑफ सेंस परसेप्शन ये एक ही चीज़ है, नाम का डिफरेंस है बस। ठीक है, अब उसके बाद है ग्राफिक ऑर्गेनाइजर। अब जब आप अपनी मालूमात को या अपने लेक्चर में बताई जाने वाली चीज़ों को किसी ग्राफ की मदद से तरतीब देते हैं ना, इसको ग्राफिक ऑर्गेनाइजर कहा जाता है। ये पेपर में पूछा जा चुका है कि ग्राफिक ऑर्गेनाइजर क्या चीज़ है। एक विजुअल टूल है, विजुअल देखने से मुताल्लिक किसी चीज़ को कहा जाता है। अब आप जो उनको पढ़ा रहे हैं, आप उसी इंफॉर्मेशन को किसी चार्ट की मदद से, किसी ग्राफ की मदद से, किसी पेपर की मदद से, किसी कार्ड की मदद से आप क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं। कहाँ पे? वाइट बोर्ड के ऊपर चार्ट हैंग कर लिए, जैसे ये आप देखें। ठीक है, जैसे ये देखें ना जी, ये स्नेल है और ये जो है वो कछुआ है। तो इन दोनों की इसकी ये खसूसियात है। इसमें जो है वो ये चीज़ें, ये फ्लावर्स को ईट करता है। तो इसमें पैटर्न, ये इसमें छोटी इसकी आइज़ होती हैं, इसकी शेल होता है, लार्ज शेल होता है। तो इसमें भी इसकी आइज़ लार्ज होती हैं जी। और इसमें जो है वो कोई इसका पैटर्न नहीं होता। ये लीव्स को ईट करते हैं। अब ये इनकी खसूसियात हैं। अब देखें, ये इनकी वो खसूसियात हैं जो दोनों के दरमियान पाई जाती हैं। अब एक है कि टीचर उनको वर्बली बताता कि जी ये कछुए की ये खसूसियात हैं, स्नेल या गूंगे की ये खसूसियात होती हैं, और फिर इन दोनों की इज्तिमाई ये हैं। एक ये है कि उसने जो है एक एक करके लिख दी कंपैरेटिवली, ईट फ्लावर एंड ईट लीव्स। अब ये बच्चे के लिए याद करना बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें देखें कि इसकी स्मॉल आइज़ होती हैं, इसकी लार्ज आइज़ होती हैं। तो अब देखें अब मतलब इंफॉर्मेशन हम ऐसे डिस्प्ले करें, ऐसे लिखें। अब दरमियान में वो खसूसियात हैं, ठीक है, जो दोनों की कंबाइन है, मुश्तरका है। जैसे इसमें भी शेल है, इसमें भी शेल है, ये भी ग्रीन कलर का, ये भी ग्रीन कलर का होता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ग्राफिक ऑर्गेनाइजर इसी तरह ही होता है कि आप इंफॉर्मेशन को ग्राफ की मदद से इजी वे में प्रेजेंट करते हैं। अच्छा, किसी चीज़ को, किसी लेक्चर को आसान वे में प्रेजेंट करना क्या कहलाता है? शाबाश। Maxims of teaching. हाँ जी, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। यस, a graphic organizer is a visual tool that helps student to organize and structure information in a visual and meaningful way. सबसे पहले है जी वेन डायग्राम। ये वेन डायग्राम होती है कि दो दायरे बना लें, एक दायरे में एक चीज़ की खसूसियात, दूसरे दायरे में दूसरे की खसूसियात, और जहाँ पे दायरा आपस में इंटरसेक्ट कर रहा हो, मिल रहा हो, तो ये दोनों का जो कंबाइन पोर्शन है, तो दोनों चीज़ों की खसूसियात यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप इधर जानवरों की खसूसियात लिखते हैं, इधर परिंदों की खसूसियात, इधर उन दोनों की खसूसियात दरमियान में लिख देंगे। ठीक है, इसको वेन डायग्राम कहा जाता है। ओवरलैपिंग सर्कल, इंटरसेक्टिंग या ओवरलैपिंग सर्कल जो है इसके अंदर होते हैं, जो चीज़ों को कंपेयर और कंट्रास्ट करने के लिए। अब ये जो है वो इनकी सिमिलैरिटीज़ होंगी और ये डिफरेंसेस होंगे, इसी को कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है जी माइंड मैप। अब एक हायरार्की किसको कहते हैं, कोई बता सकता है? व्हाट इज मीन बाय हायरार्की? शाबाश। सर थ्योरी कहते हैं, थ्योरी ऑर्डर सर, ऑर्डर में जो चीजें थ्योरी नहीं होती हायरार्की, ऑर्डर कह सकते हैं आप। यस, कोई और? शाबाश। क्लासिफिकेशन, अरेंजमेंट, ऑर्डर, सीक्वेंस, ये हम मुख्तलिफ नाम ले सकते हैं। अच्छा, हम क्या करते हैं, हम किसी भी कॉन्सेप्ट जो है ना उसको अपने जहन के अंदर एक ऑर्डर दे देते हैं, एक तरतीब दे देते हैं कि सबसे ऊपर ये होगा। अब जैसे हमने जो है वो ब्लूम टैक्सोनॉमी, बल्कि हमने पढ़ी नहीं है, हम कोई और एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं कि मोड्स ऑफ एजुकेशन। तो मोड्स ऑफ एजुकेशन, पहले तो उसकी डेफिनेशन, फिर देखें फॉर्मल, फिर इनफॉर्मल और फिर नॉन फॉर्मल। तो वो स्ट्रक्चर हमारे जहन में जो आपने स्लाइड में देखोगे वही आपके जहन में भी बना हुआ होगा। तो माइंड मैप क्या है कि आप अपने जहन के अंदर किसी चीज़ को समझने के बाद उसका एक स्केच तैयार करते हैं कि ये सबसे ऊपर, फिर उसके नीचे ये, फिर उसके नीचे ये,
फिर उसके नीचे ये मेन आइडिया से बाकी आइडियाज़ कितने कैसे कैसे निकल रहे हैं, इसको माइंड मैप कहा जाता है। यानी अपने जहन में आप बना रहे होते हैं ये स्ट्रक्चर। hierarchical diagram that branches out सर from a central idea, it allows students to visually organize and connect related concepts। जी सर मैंने कहा इसको माइंड मैप को अक्सर पर्सनालिटी को जो है करने के लिए भी हम यूज करते हैं बच्चों के लिए, है ना। जी जी कोई जी। पर्सनालिटी हमने दिख ली, कोई कैरेक्टर, फिर उसके बारे में बताते हैं, तो उसके लिए भी ये यूज होता है। यस। अच्छा यहाँ पे आप देखें, ये देखें स्वॉट लाइक एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, इसको स्वॉट बोला जाता है। ये मैनेजमेंट की एक टर्म है, जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उनसे पूछा जा सकता है स्वॉट एनालिसिस क्या होता है। अब जैसे देखें ना, मैं एकेडमी चला रहा हूँ ऑनलाइन, तो मेरी कुछ स्ट्रेंथ है कि मेरा कंटेंट अपना बना हुआ है, अपने हाथ से मैंने बनाया है सारा कंटेंट, किताब मैंने अपने हाथ से लिखी है, मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर टेस्ट वगैरह अपने बने हुए हैं, ये मेरी स्ट्रेंथ है। वीकनेसेस क्या है कि सपोज कि मेरा जो कंटेंट है वो उसमें कोई कमी बेशी रह गई, ये मेरी वीकनेसेस है जिसका मुझे पता है। अपॉर्चुनिटी, मैं अपने इस कंटेंट को, अपने इस टेस्ट को, बुक्स वगैरह को, यूट्यूब के लिंक्स को कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ और मज़ीद कितना ग्रो कर सकता हूँ। थ्रेट्स क्या हैं, मुझे कौन कौन से चैलेंजेस हैं जिनको निमटने के लिए, यानी जो हर्डल्स हैं मेरे रास्ते के अंदर, मुझे आगे ग्रो करने में जो रुकावटें पैदा हो रही हैं, वो थ्रेट्स हैं। ये इसको स्वॉट एनालिसिस कहा जाता है। एक इदारे की भी इस तरह कुछ खूबियाँ होती हैं, कुछ उसकी खामियाँ होती हैं, कुछ उसके आगे बढ़ने के चांसेस होते हैं, और कुछ उसके आगे बढ़ने के जो चांसेस हैं उनको रोकने वाली हर्डल्स, रेजिस्टेंस भी होती हैं, बैरियर्स भी होते हैं, तो इसको स्वॉट एनालिसिस कहा जाता है। आप देखें ये ऊपर जो है ये स्ट्रेंथ हैं, ये जो है वो वीकनेसेस हैं, ये थ्रेट्स हैं, ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो आपको जो है एक इदारे के सरबराह हैं, आप उन सारी चीज़ों को जो है एक स्केच बना लेते हैं कि ये मेरी स्ट्रेंथ, ये वीकनेसेस, ये अपॉर्चुनिटीज़, ये थ्रेट्स हैं मेरे। तो आप इस तरह की डायग्राम पे जब उसको डिपिक्ट करेंगे, शो करेंगे, तो ये हमारा क्या कहलाता है, माइंड मैप कहलाता है। फिर फ्लो चार्ट, ये भी आप पढ़ चुके हैं, वो जो टीचर वाला था चार्ट, उसको दोबारा डिस्कस करने की शायद ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है टाइम लाइनर, ये टाइम लाइनर है, ये 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23 आगे ऐसे चलता जाएगा कि 2020 में हमारे एजुकेशन की ये सेटअप था, फिर 21 में ये है, 22 में ये था, 23 में ये था, और 24 में ये होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, टाइम लाइनर। तो इसमें हम ऊपर टाइम लिख देते हैं और नीचे जो है उसकी डिटेल के इस साल ये हुआ था। जैसे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के जो नाम है, ठीक है, कि पहला जो है इस साल से इस साल तक ये था, इस साल से इस साल तक ये था। इसको टाइम लाइन या लीनियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इवेंट्स या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी इसको कहा जाता है, यानी चीज़ों को टाइम के लिहाज से एक सीक्वेंस में अरेंज करना। फिर आता है जी ट्री डायग्राम, ये वाली ट्री डायग्राम क्या है, ये भी उसी तरह जैसे हमने थोड़ी देर पहले माइंड मैप की बात की है ना, तो माइंड मैप 2 वे चलता है। माइंड मैप क्या होता है, 2 वे चलता है। जैसे ये अगर आप देखें, ये देखें माइंड मैप इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। और अगर ट्री डायग्राम की आप बात करें तो एक सेंट्रल आइडिया से एक साइड पे ये आगे चलता चला जाएगा। ट्री डायग्राम is a branching structure that represent hierarchical classification. It is useful for organizing and categorizing information, classification of living organism जैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह की डायग्राम फिर हम ट्री शेप में बना देते हैं। ये भी एक ग्राफिक ऑर्गेनाइजर, यानी यहाँ पे सारे जितने भी हम ऑर्गेनाइजर यूज़ करें, सारों का मकसद क्या है कि इन्फॉर्मेशन को कैसे आप बेटर वे में अरेंज करें। उसके बाद है कॉर्नर नोट्स, तो ये नोट टेकिंग सिस्टम है। एक पेज को आप 2 कॉलम्स में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो उस ये इस तरह जैसे ये बना हुआ है, ठीक है। तो एक साइड पे आप प्रोज लिखते हैं, दूसरी साइड पे कॉन्स लिखते हैं, यानी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आप इस तरह से मेंशन कर देते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्नर नोट्स बोलते हैं। यानी पेज को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया आपने, तो उसमें जो है वो मेन पॉइंट्स आप लिख देते हैं, ठीक है, या बेनिफिट्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस आप लिख लेते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है आगे KWL चार्ट। KWL चार्ट में 3 चीज़ें होती हैं, व्हाट आई नो, व्हाट आई वांट टू नो एंड व्हाट आई लर्न। कि मैं पहले कितना जानता था, कितना जानता हूँ। व्हाट आई वांट टू नो, मैं कितना जानना चाहता हूँ। व्हाट आई लर्न, तो ये देखें जब आप लेक्चर स्टार्ट करते हैं ना, तो शुरू में स्टार्ट में एक बच्चा लिखता है कि मुझे इस चीज़ के बारे में, इस टॉपिक के बारे में इतना पता है, टीचर ने मुझे ये पढ़ाना है। व्हाट आई वांट टू नो, यानी मैं ये पढ़ना चाहता हूँ अपने टीचर से।
और जो टीचर पढ़ा लेता है तो फिर आप ये देखते हैं कि मेरे इल्म में ये इजाफा हुआ। नो व्हाट लर्नड, ये 3 है, KWL, नो व्हाट लर्न, कि कितना मैं जानता हूँ, व्हाट क्या मैं जानना चाहता हूँ, लर्न कितना मैंने जाना लेक्चर सुनने के बाद। ये कॉन्सेप्ट मैप ये उसी तरह है जिस तरह हमने जो है वो उसकी बात की, माइंड मैप की, ये भी उसी तरह ही हायरार्की बनाई जाती है। उसके बाद है टी चार्ट। टी चार्ट में हम क्या करते हैं, 2 उसमें कॉलम्स बना लेते हैं। अगेन टी चार्ट भी और ये भी सिमिलर हैं समवट, जो कॉर्नर नोट्स होते हैं हमारे। तो टी चार्ट्स में हम क्या करते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि चीज़ों को आपस में कंपेयर करते हैं, उनके सिमिलर एंड अपोजिंग आइडियाज़ या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस वो लिखते हैं। वर्ड वेब, तो वर्ड वेब में हम क्या करते हैं कि एक स्टूडेंट अपनी वोकेबलरी बढ़ाने के लिए वो लिखता है, मिसाल के तौर पर सबसे पहले वो लिखता है जी एड्स। अब एड्स के बाद AI आया ना जी, तो उसके बाद AK आ जाएगा, L आ जाएगा, M आ जाएगा, इस तरह से वो वर्ड लिखता जाता है जो मतलब सीक्वेंस में चल रहे होते हैं। तो इसको वर्ड वेब कहा जाता है वोकेबलरी के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। एंड लास्ट वन है जी फ्रायर मॉडल, ये भी वोकेबलरी के लिए यूज़ किया जाता है। तो जैसे अगर आप इसी पिक्चर को थोड़ा सा देखें, एक सेकंड, अच्छा जी ये दिस ऑर्गेनाइजर इज यूज फॉर वोकेबलरी डेवलपमेंट एंड इंक्लूड सेक्शन फॉर द टर्म डेफिनेशन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एग्जांपल्स। तो इसमें अगर आप इसी इमेज को देखें, ये सेंटर वाली, तो इसमें हम क्या करते हैं, एक तो इसमें वोकेबलरी होती है, मिसाल देखें पार्ट्स ऑफ प्लांट्स हैं, तो इसमें जो है वो पार्ट्स ऑफ प्लांट्स भी देख रहा है, एग्जांपल्स भी देख रहा है, ठीक है, उनके फीचर्स भी देख रहा है, और साथ में वो अपनी वोकेबलरी भी जो है वो डेवलप करे। इसको फ्रायर मॉडल कहा जाता है। बहरहाल ये आज तक इनसे कोई सवाल आज तक किसी पेपर में पूछा नहीं गया। ये डेफिनेशन लाजमी जो है वो पूछी जा चुकी है ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र की कि ये किस तरह का टूल होता है, ये एक विजुअल टूल है, यही एक बात जो है वो पूछी जा चुकी है। बाकी चीज़ें आपने जनरली याद कर लेनी है, आपसे टेस्ट इंटरव्यू में सवाल आ भी सकता है क्योंकि ये नई टर्म्स हैं, नई चीज़ें हैं, आपको बाकी मार्केट की किसी बुक में ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो नई चीज़ों को आजकल हर जो पब्लिक सर्विस कमीशन अथॉरिटी है वो उसको टच दे रही है, तो इसलिए आप इनको देख लेंगे। ठीक है जी, चलें जी।